आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है क्लास 12 के लिए, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इस चैप्टर को हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी बुक को पढ़कर उसके सारे निचोड़ को इस वीडियो में सिंपल भाषा में बताया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। विश्व जनसंख्या। अब आप लोग को डाउट होगा कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, इस भूगोल में जनसंख्या की बात कहाँ से की गई है। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, तो मानव भूगोल में मानव की जनसंख्या के बारे में तो जानना जरूरी है। भूगोल में मानव के बारे में जानने के लिए उसकी जनसंख्या, उसके वितरण, उसके घनत्व और उसकी वृद्धि के बारे में अध्ययन जरूर करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, यानी भूगोल है, वो पृथ्वी एक सीमित मात्रा में है। कहने का मतलब पृथ्वी एक रबड़ के जैसे थोड़ी ना है कि जैसे ही आबादी बढ़ेगी मनुष्यों की तो उसके बाद फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मानव भूगोल में मानव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जनसंख्या के बारे में कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उसके घनत्व के बारे में ये सारा कुछ, उसके वितरण के बारे में ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तभी ना हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से सारे साधन का हम लोग उपयोग करेंगे, तभी हम लोग के लिए बेहतर होगा। 21वीं शताब्दी में क्या था कि हमारी जो जनसंख्या थी, पूरे विश्व की जनसंख्या वो 600 करोड़ थी, ठीक है। 21वीं शताब्दी कहने का मतलब है 2000 सन 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक जो चल रहा है, ठीक है। 21वीं शताब्दी के शुरुआत में 600 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या थी। इनमें से 125 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है, 125 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे भारत की जनसंख्या है। समझ में है ना, 125 भी करोड़ से ज़्यादा। इसीलिए जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में कम जगह पर अधिक और अधिक जगह पर कम लोग रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप भारत की ही बात कर लो, यानी एशिया में भारत आता है, तो उसमें यदि देखते हैं ध्यान से तो एक मुंबई शहर है। उस मुंबई शहर में एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, इतनी घनी है कि आप पूछ नहीं सकते हो, ठीक है। इतने बड़े बड़े आबादी के तो कई शहर हो जाते हैं, कितनी घनी आबादी है। तो वही कह रहे हैं कि जॉर्ज बी क्रेसी ने कि कम जगह पर भी अधिक लोग रह लेते हैं और अधिक जगह पर कम लोग रहते हैं। तो मोटे तौर पर 90% जनसंख्या जो है वो 10% जमीन पर यानी भूभाग पर ही रहती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 सबसे अधिक आबादी वाले जो देश है ना, उनमें जनसंख्या जो है वो 60% है। कहने का मतलब है, मान के चलिए ये एक भूभाग है, ठीक है, और मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आपका 60% है, ठीक है। तो ये 60% जो है यहीं पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। 10 ऐसे देश है जिनमें आबादी है, बाकी ये जो 40% है इसमें कोई नहीं रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी किसी देश के कुल जनसंख्या अगर मान के चलिए 1 लाख हो, ठीक है, तो टोटल जो जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दीजिएगा उस देश की एरिया से, यानी उसके क्षेत्रफल से। कितना बड़ा वो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है 5000 उसका मीटर स्क्वायर अगर उसका एरिया होगा तो आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या का कितना घनत्व है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। जनसंख्या जो बटा हुआ है, ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम है जनसंख्या, तो इसका कारण क्या है, तो प्रभावित कौन करता है, उसके कारक क्या क्या है वो यहाँ पर समझते हैं। पहला भौगोलिक कारक, ठीक है, कौन है, जल की उपलब्धता। जिस जगह पर जल की पूर्ति होती है वहाँ पर देखिएगा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों की जनसंख्या, क्योंकि जल नहीं रहेगा पीने लायक जिस जगह पर, वहाँ पर लोग रहकर क्या करेंगे, ठीक है। यानी जैसे भारत में अगर हमारा लिया जाए तो राजस्थान जो है, ठीक है, राजस्थान में जनसंख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पीने लायक पानी नहीं है, जबकि और अन्य जगह पर जहाँ पर पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लोगों की जनसंख्या का जो घनत्व है वो ज़्यादा है। तो जल की जो उपलब्धता है वो एक कारक है जनसंख्या के घटने और बढ़ने में, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं भू आकृति, यानी भूमि की जो आकृति है उस हिसाब से भी। कहने का मतलब है, मान के चलिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि जनसंख्या कम होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमें मैदानी क्षेत्र वाले इलाके ही मिले, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की आबादी मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कम होती है। आप भारत में ही ले लीजिए, उत्तराखंड या उत्तरांचल तरफ आबादी कम है पहाड़ी इलाकों में, जबकि आप बिहार तरफ मैदानी क्षेत्रों में ये सब आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ भी है और पानी की भी सुविधा है और ज़मीन भी क्या है, एक मैदानी क्षेत्र की तरह है सीधी। इसी के चक्कर में क्या होता है कि वहाँ की जो आबादी है वो निर्भर करती है, ठीक है, उसकी
भू आकृति पर। का जलवायु, जलवायु कहने का मतलब है मनुष्य को ना तो ज़्यादा गर्मी पसंद होती है ना ही ज़्यादा ठंडा, क्योंकि ज़्यादा ठंडे इलाके में मनुष्य नहीं रह पाएंगे और ज़्यादा गर्मी इलाके में भी मनुष्य नहीं रह पाएंगे। तो यानी जहाँ पर मनुष्यों के लिए अनुकूल जलवायु होगी वहाँ पर भी आबादी ज़्यादा होगा। जैसे कि राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है, उपलब्धता भी नहीं है, जिस कारण वहाँ पर क्या है आबादी कम है। जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे भारत में कश्मीर में ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, उतना भी नहीं पड़ती है, लेकिन भारत के लिए अगर माना जाए तो वहाँ पर ठंड ज़रूर पड़ती है, तो वहाँ पर आबादी कम है। जबकि अन्य जगहों पर झारखंड, बिहार, ये सब जगहों पर ठंड और गर्मी सेम तरीके से पड़ती है, यानी जलवायु जो रहता है वो हमारे अनुकूल रहता है, वहाँ की जो तापमान है वो हमारे अनुकूल रहता है, तो वहाँ की आबादी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जलवायु भी एक भौगोलिक कारक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कारक है वो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी भी बहुत अहम भूमिका निभाती है जनसंख्या के लिए। मान के चलिए राजस्थान की जो मिट्टी है वो एक बलुआई मिट्टी है, यानी पूरी तरीके से बलुआई मिट्टी है, यानी वहाँ पर नमी भी नहीं है एक जरा सा, और ना ही उपजाऊ है। वहाँ पर खेती तो दूर, वहाँ पर एक घास नहीं उगता है। क्या वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी? जी नहीं, वहाँ पर जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, वहाँ की आबादी कभी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एकदम कम रहेगा, ना के बराबर। वही जहाँ पर मिट्टी जो उपजाऊ होती है वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ की आबादी बढ़ने लगेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनके अनुकूल मिट्टी रहेगी, तो वहाँ पर फसल उगाएंगे और अपने पोषक तत्वों को, अपने आहार को वहाँ से हासिल करेंगे, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी। तो मिट्टी भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है जनसंख्या के वितरण के लिए। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारक, ठीक है। भौगोलिक कारक हमने पढ़ लिया, अब आर्थिक कारक समझते हैं कि कौन कौन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो पहले देखिए खनिज, मान के चलिए हम झारखंड की ही बात ले लेते हैं। झारखंड में कौन से खनिज पाए जाते हैं? मैक्सिमम मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो जहाँ पर कोयले की जो खदानें होती है वहाँ पर देखिएगा कि जनसंख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि कोयले के खान के लिए कारखाने लगते हैं, लोग वहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो उस और लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ से उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार होती है। यह कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। और इस कारक का अहम भूमिका है कि इसमें जनसंख्या हमेशा बढ़ती ही है। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण कहने का मतलब है हम लोग गांव की आबादी देखते हैं कि नॉर्मल कम ही होती है, लेकिन शहर की आबादी ज़्यादा होती है। क्या वहाँ पर शहर पहले से ही शहर था? जी नहीं, वो भी एक गांव था, लेकिन धीरे धीरे वो गांव से नगर बनने लगा। नगर बनने से फिर वो आगे चलकर शहर बनता, और शहर बनने से वो फिर और आबादी बढ़कर वो एक बड़े आबादी के घनत्व का निर्माण करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शहरों में या फिर नगरों में सारे चीज़ की सुविधाएं मिलती है, उनको हर एक काम मिलता है, जगह जगह पर कारखाने होते हैं, जगह जगह पर फैक्ट्रियाँ होती है और सारे चीज़ की सुविधा होती है, जिस कारण वहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं और वहाँ की आबादी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिकीकरण, यानी मान के चलिए गाँव में देखिएगा कि गाँव के लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, खास करके झारखंड वाले बैंगलोर या फिर पटना या हैदराबाद कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकीकरण बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए उसी औद्योगिकीकरण वाले क्षेत्र में, और वहाँ पर आबादी बहुत मात्रा में होती है। भले ही काम करने के लिए जाते हैं लेकिन आबादी बहुत मात्रा में है, तो इसका भी मेन भूमिका होता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। आखिरी जो कारक है वो है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलिए अगर जिस जगह पर लोग अच्छे से, उनकी संस्कृति नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनका तरीका अलग है, तो वहाँ पर दूसरे वाले संस्कृति वहाँ पर नहीं रहेंगे। जैसे हमारे भारत देश में मान के चलिए कहीं पर क्या होते हैं कि मुस्लिम की आबादी है, ठीक है, बहुत मात्रा में। अब वहाँ पर क्या होते हैं कि जो हिंदू कास्ट के हैं वो जाएंगे तो वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। मैं किसी के धर्म के लिए ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप पढ़ाई के नज़रिए से देखिए, ठीक है। तो वहाँ पर मुस्लिम इलाके में क्या होता है कि जो हिंदू कास्ट के लोग हैं वो जाना नहीं चाहते। इसका रीज़न क्या है? हिंदू लोगों की जो संस्कृति है, समाज की जो चाल चलन है वो मुस्लिम लोगों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों रहेंगे तो लड़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों की जो संस्कृति अलग अलग है, जिस कारण वहाँ पर वो लोग नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर सिर्फ किसकी आबादी रहेगी? मुस्लिम लोगों की आबादी रहेगी। तो ये भी कारक बहुत निर्भर करता है, समझ में आया ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये एक्सप्लेनेशन का पहला वीडियो है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्या इस तरह का वीडियो लाना बेटर है? आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी नए व्यूवर है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का कवर किया जा रहा है टर्म 1 एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।